नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तराखंड से है, जो आपको बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सेलाकुई कोई में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड की महक क्रांति नीति 2026 से 36 की लॉन्चिंग की गई। आपको बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने 5 सैटेलाइट सेंटर का और एम्स प्रयोगशाला का भी शिलान्यास किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह कार्यक्रम बड़ी ही संख्या में यहां लोग उपस्थित रहे, जहां स्थानीय लोगों ने भी गर्मजोशी से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। खबर देहरादून से है, जहां 47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन हुआ और जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर आयोजन का शुभारंभ किया। तो वहीं उन्होंने कॉन्फ्रेंस स्थल पर लगी फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और साथ ही साथ विभिन्न हस्तशिल्प के उत्पादों के स्टॉल का निरीक्षण उनकी ओर से किया गया, जिससे स्थानीय कला और शिल्प को प्रोत्साहन मिला है। तो वहीं आपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण आयोजन में देश भर से जनसंपर्क के विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसंपर्क के क्षेत्र में संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया। पब्लिक रिलेशन के संबंध में जो आज एक सम्मेलन यहाँ पर 3 दिन का हो रहा है, निश्चित रूप से संवाद को और आसान बनाने में, बेहतर बनाने में, जन केंद्रित बनाने में, लोगों से सीधे सीधे जुड़ने में सरकारों को भी, और जो विकसित भारत का संकल्प है उसकी थीम पर आयोजित ये सम्मेलन निश्चित रूप से जो 3 दिन तक यहाँ पर इसमें मंथन होगा, चिंतन होगा, अनेक विचार होंगे आपस में, वो विकसित भारत के संकल्प में बहुत बड़ा एक सहायक की भूमिका निभाएंगे। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड आने पर देश और दुनिया के लोगों का मैं स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं और इस सम्मेलन की सफलता के लिए सबको शुभकामनाएं देता हूं। ये 3 दिवसीय पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक जो राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित की गई है और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उसकी बिंदियों पर यहाँ चर्चा होगी। और जो उन्होंने थीम दी है वो विरासत के साथ विकास, यानी अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ते हुए हम विकास की यात्रा कैसे तय करें, उस पर 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिस पर चर्चा होगी। और निश्चित रूप से चूँकि सभी लोग प्रबुद्ध जन हैं और यहाँ पर जो आए हुए मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो विचार हैं वो कहीं न कहीं पथ प्रदर्शन का काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पौड़ी जनपद से है, जहां कंडूलिया मैदान में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार के युवा कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस खेल का शुभारंभ किया, जहां आपको बता दें कि युवाओं में खेल संस्कृति को सशक्त बनाने का संदेश भी उनकी ओर से दिया गया है। इस अवसर पर उन्होंने पौड़ी को हाई एथलीट स्पोर्ट्स हब के रूप में भी विकसित करने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि सांसद गढ़वाल अनिल बालूनी भी इस समय जो है वो मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव पौड़ी के लिए गौरव का विषय है और यह प्रधानमंत्री के उस विजन को साकार करता है, जिसके अंतर्गत प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाता है। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के हमारे सांसद अनिल बलूनी जी ने सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करा है। इस आयोजन के उद्घाटन के अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला। इतनी बड़ी संख्या में पहाड़ी क्षेत्र के युवाओं ने इस सांसद खेल महोत्सव में भाग लेके मोदी जी की खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया है।
यहाँ के युवाओं में स्पोर्ट्स स्पिरिट देख के मैं अवश्य कहूंगा कि आने वाले दिनों में गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के युवा स्पोर्ट्स में अपनी कैरियर बना के गढ़वाल, उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन करेगा। देखिए, आज हमारे लिए बड़ा ही प्रसन्नता का पल है कि हम लोगों ने आज गढ़वाल में सांसद खेल महोत्सव का प्रारंभ किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जब हम इसका समारोह करेंगे तब बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे युवाओं की सूची होगी जिनमें प्रतिभा है, जो देश और विदेश में गढ़वाल का नाम जाके रोशन कर सकेंगे, जो खेलों में और आगे बढ़ सकेंगे। हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनके लिए जो जो संसाधनों की आवश्यकता है वह सब किया जाएगा। और आप मान के चलिए कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे युवा निकलने वाले हैं जो माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि कॉमनवेल्थ तक में हम लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मैंने बहुत सारी मांगे माननीय मंत्री जी के सामने रखी हैं। ओली के जो स्कीइंग और वहाँ के स्नो स्पोर्ट्स के, आइस स्पोर्ट्स के बारे में उन्होंने भी इसमें सहमति दी है। और पौड़ी में और बहुत सारे हम लोग अधिष्ठानों की शुरुआत करने की तैयारी करेंगे। और आने वाले समय में गढ़वाल लोकसभा जिस प्रकार से देश के अंदर आगे भी प्रतिनिधित्व करेगा खेलों में। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी के द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि इस रैली में कांग्रेस के हाईकमान ने सभी राज्यों से हजारों कार्यकर्ताओं को शामिल होने का आह्वान किया है। बताते चलें कि उत्तराखंड से करीब 15 से 16 हजार कार्यकर्ताओं को इस रैली में हिस्सा लेने का अनुमान जो है वो लगातार जताया जा रहा है, जिसमें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि रैली का मुख्य उद्देश्य जनता को वोट चोरी के मुद्दे से जागरूक कराना है। जहां उनका यह भी कहना है कि बीजेपी वोट मैनेजमेंट के जरिए लोकतंत्र को प्रभावित कर रही है और कांग्रेस इस रैली के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि बीजेपी की इन नीतियों का जनता जो है लगातार समझे और उसका विरोध भी करे। 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में कल जो रैली होने जा रही है उसकी तैयारियों के संबंध में जो तमाम लोगों से वार्ता हुई है वो पूर्ण हो चुकी तैयारियां। और अब लोग कुछ तो निकल भी गए, कुछ निकलने की स्थिति में है, कुछ रात तक निकलेंगे। और जो नज़दीक के ज़िले हैं हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इनकी रिपोर्ट ये है कि ये कल अर्ली मॉर्निंग और कुछ लोग रात में भी निकल रहे हैं। ये मानना है कि करीब 15 से 16 हज़ार के बीच लोग दिल्ली पहुंचेंगे। और रामलीला मैदान में जिस प्रकार से हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, उत्तराखंड से भी लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, पंजाब से काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर शामिल हो रहे हैं, और अन्य राज्यों से भी जो दूर के राज्य हैं वहाँ से भी काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक ऐतिहासिक रैली रामलीला मैदान में होने जा रही है संख्या के हिसाब से। और मकसद ये है कि जिस प्रकार से केंद्र की सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटों का बीजेपी के लिए इंतजाम कर रही है चोरी करके, वो आम आवाम के सामने उसका पर्दाफाश किया जाए। मेरा मत है कि निश्चित रूप में राहुल गांधी जी का ये आह्वान तमाम देश के लोगों का ध्यान इस पर केंद्रित करेगा कि सरकार फिर आइंदा ऐसे गलत कामों से बचे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी के ऐतिहासिक ड्रिल स्क्वायर ने आज शौर्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की गूंज सुनाई दी। जहां आपको बता दें कि भारतीय सैन्य अकेडमी के 157वीं पासिंग आउट परेड का भव्य आयोजन किया गया और जहां कुल 525 अधिकारी कैंडिडेट्स भारतीय सेना और मित्र देशों की सेनाओं का हिस्सा बने। जहां बताते चले कि भारतीय सैन्य अकेडमी के ड्रिल स्क्वायर पर परंपरा, गौरव और सैन्य गरिमा का अद्भुत संगम आज देखने को मिला। जहां 157वीं पासिंग आउट परेड में लगभग 525 अधिकारी कैंडिडेट्स अकेडमी के से पास आउट हुए और इसमें से 491 युवा अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले हैं, जबकि 14 मित्र देशों तो वहीं 34 कैंडिडेट्स अपनी अपनी सेनाओं में कमीशन हुए। Ladies and gentlemen, the parade commander is now तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से है, जहां 2025 के अंतिम लोक अदालत का आयोजन जिला जज नरेंद्र दत्त की अध्यक्षता में किया गया। आपको बता दें कि इस लोक अदालत में बिजली विभाग से जुड़े मामले, ट्रैफिक चालान, एनआई एक्ट के धारा 138 के कंपाउंडेबल अपराध के साथ साथ आपसी समझौते और म्यूचुअल डिवोर्स को लेकर प्रकरणों का निस्तारण आज किया गया, जिसमें कि जज नरेंद्र दत्त ने सोशल मीडिया पर वायरल बिजली बिल की माफी की खबरों को फर्जी और भ्रामक बताते हुए स्पष्ट किया है कि लोक अदालत में केवल वही मामले लिए जा रहे हैं जिसमें कि उपभोक्ताओं ने पहले ही असेसमेंट अमाउंट और कंपाउंडिंग की फीस को जमा किया हो। तो वहीं आपको बता दें कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिमरनजीत कौर ने इस पर जानकारी दी है कि 13 बेंचों के माध्यम से अब तक 1500 से अधिक मामलों का निस्तारण किया जा चुका है और शेष मामलों का समाधान भी जारी है। हमारे इस वर्ष की आखिरी लोक अदालत है जो नालसा के और सालसा के आयोजन में की जा रही है। वर्ष की आखिरी है और इसमें जैसे बिजली विभाग से लेके चालान, ट्रैफिक चालान्स को लेके और 138 जो भी ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं जिनका समन किया जाता है, उन ऑफेंसेस चाहे वो सिविल नेचर का हो या जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट के केसेज है जहाँ पर पक्षकार आपस में समझौता कर लेते हैं या रीसेटल होना चाहते हैं या अपने आपस में म्यूचुअल डाइवोर्स है, तो वो मामले लिए जा रहे हैं इसमें ऐसा है जी। अभी हमें पता चला, हमारे मेरे सेक्रेटरी से डीएलएसए ने बताया कि फेक न्यूज़ चल रही है, वायरल हो रही है कि जिसमें एक आया कि बिजली के जो बिल है माफ़ किए जा रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ है वो किसी ने गलत चलाई हुई है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस बार की जो राष्ट्रीय लोक अदालत है इसमें अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ तो हेडक्वार्टर में हमने 13 बेंचेस का गठन किया है और 13 बेंचेस में सभी शमनी प्रकृति मामलों को टेकन अप किया जा रहा है। इसमें परिवार न्यायालय यानी कुटुंब न्यायालय की भी एक बेंच बनी हुई है जहाँ पर जितने भी पारिवारिक मतभेदों से संबंधित शमनी प्रकृति के मामले उनका निस्तारण आज हो रहा है। अभी तक जो हमने सर ने जब राउंड लिया था तो पाया गया कि अभी लगभग 35 केस तो परिवार न्यायालय के ही निस्तारित हो चुके हैं। वही बात करें कि हमारे जो सेशन न्यायालय में जो कंपाउंडिंग श्रेणी के मामले तो बेंच संख्या 1 में 500 से ऊपर मामले निस्तारित हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ सीजीएम कोर्ट में तो सीजीएम कोर्ट की जो बेंच है वो बेंच संख्या 4 है, वहाँ पर भी लगभग 600 मामले अभी तक निस्तारित हो चुके हैं। तो ऐसे सभी जो कोर्ट्स हैं जहाँ पर बेंचेस बनी हैं उन बेंचेस से जो इस समय तक का आंकड़ा है वो लगभग 1500 मामले अभी तक निस्तारित हो चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर हुए कब्जे को हटाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। आपको बताते चले कि शनिवार यानी कि आज श्यामपुर कांगड़ी में 10 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई, जहां जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने ग्राम समाज की इस जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिए थे और इसके बाद भारी पुलिस बल के साथ साथ मौजूदगी में पीला पंजा चला और जहां पूरी जमीन से अतिक्रमण को पूरे तरीके से हटा दिया गया। तो वहीं मयूर दीक्षित ने बताया है कि कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी को भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में हम लोग सरकारी भूमि पर जो अतिक्रमण हो रखे हैं उसको चिन्हित करके उसको नियमानुसार हटा रहे हैं। इसी क्रम में आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें श्यामपुर कांगड़ी में करीबन 10 बीघे से अधिक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था। कुछ स्ट्रक्चर्स थे और अवैध रूप से उस पर खेती आदि का काम कर रहे थे, वो सरकारी जमीन थी। उस पर विधिक कार्रवाई करते हुए आज एसडीएम हरिद्वार की निगरानी में इस अतिक्रमण को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य तहसीलों में भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और साथ ही मेला भूमि जो है उस पर भी सिंचाई विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेला करेंगे लोगों से। देखिए, अभी क्योंकि मेला कुंभ मेला 2027 में होना है, उसकी वजह से जितनी भी हमारी मेला भूमि है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाना बहुत जरूरी है। कल हमारे द्वारा भी जगह जगह निरीक्षण किया गया था, कुछ अतिक्रमण हमने चिन्हित करे हैं जहाँ पर मेले के टाइम पे वहाँ पे कई स्टैब्लिशमेंट्स बनाए जाते हैं, कई जगह कैंप्स लगाए जाते हैं और उनको अतिक्रमण मुक्त कराया जाना बहुत आवश्यक है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मेला भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण न करें, गंदगी न फैलाएं और उसको इस कार्रवाई में हमें जिला प्रशासन का सहयोग करें।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां सलेमपुर और दादूपुर क्षेत्र में अवैध कबाड़ के गोदामों और कच्चे माल के कारखानों के खिलाफ प्रशासन अब सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। जहां उप जिला अधिकारी जितेंद्र कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी, तो वहीं उन्होंने बताया कि इस प्रकरण की जांच के लिए HRDA की जिला प्रशासन, दमकल विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों की एक ज्वाइंट टीम बनाई जा रही है, जो कि मौके पर जाकर निरीक्षण करेगी। तो वहीं जानकारी देते चले कि टीम यह सुनिश्चित करेगी कि इन गोदामों ने किन मानकों का उल्लंघन किया है और आबादी के बीच इनका संचालन क्यों हो रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर ने इस पर जानकारी दी है कि प्लास्टिक कबाड़ गोदामों की विस्तृत जांच करने का आश्वासन उनकी ओर से दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी मानकों का उल्लंघन पाया गया तो तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। जो बहुत सारे गोदाम हैं वहाँ पर 10-12 गोदाम हैं, उन गोदामों द्वारा फैक्ट्रियों से प्लास्टिक लाते हैं और प्लास्टिक को अलग अलग कैटेगरी में छटाई का कार्य होता है। हमारे ऑफिस में समय समय पर इस प्रकार की शिकायतें जरूर प्राप्त हुई हैं कि वहाँ पर इलीगल प्लास्टिक की जो प्लांट है वो प्लांट है। वहाँ पे प्लास्टिक प्लांट का मतलब है कि प्लास्टिक का दाना या लम्स, जो पुराना प्लास्टिक होता है उस प्लास्टिक से प्लास्टिक का दाना बनता है और लम्स बनता है। तो जो दाने बनाने की प्रक्रिया है वो तो उसमें इस प्रकार का धुआं नहीं निकलता है, लेकिन जो लम्स बनाने की प्रक्रिया है उसमें जरूर कुछ धुआं निकलता है। तो हमारे द्वारा समय समय पर दादूपुर का निरीक्षण किया जाता है, वहाँ पे कार्रवाई भी की जाती है। इसमें हम लोग एक ज्वाइंट टीम बना रहे हैं, जिसमें HRDA और कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के लोग भी होंगे, और इसमें संयुक्त रूप से एक बार जांच कर लेते हैं कि वास्तव में इनके पास क्या मानक है, किन मानकों के अनुसार इन लोगों ने लाइसेंस लिए हुए हैं और कैसे यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसकी जांच करवा ली जाएगी और अगर मानक सही नहीं होंगे तो उस पर फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट को भी हम इन्वॉल्व करेंगे और उनके अनुसार भी देखेंगे कि ये मानक पे सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो FSO को भी इसमें टीम में शामिल करेंगे। पूर्व का मुझे नहीं पता है पिछली बार क्या हुआ था, लेकिन अभी जो कार्रवाई होगी हम लोग जो भी अगर इसमें लैप्सेस पाए जाएंगे तो जो भी नियम में होगा वो कार्रवाई उन पर की जाएगी। तथ्य जो है चेक कराने के बाद ही पता चलेगा, और इसमें हमने लेटर जारी कर रहे हैं ताकि सारे उस क्षेत्र के जो भी इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं उनको चेक करवाया जाए, उनकी सूची तैयार करवाई जाए, जिनके खिलाफ जिन पे NOC नहीं हो और उचित अग्निशमन व्यवस्था नहीं हो तो उनके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए उनको क्षेत्र से हटाया भी जा सकता है। ये चीज़ें जो है हम लोग प्रशासन को देंगे तो वो लोग जो है जो भी उचित होगा जो है वो करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर खटीमा से है, जहां 23 वर्षीय युवक की चाकूबाजी में मौत के बाद माहौल पूरे तरीके से तनावपूर्ण हो गया। आपको बता दें कि घटना के बाद आक्रोशित अराजक तत्वों ने शहर में आगजनी की और जबरन बाजार को भी बंद करवा दिया गया। तो वहीं जानकारी देते चले कि गुस्साई भीड़ ने कई दुकानों को बंद करवाया, तो वहीं चलती कार को तोड़फोड़ कर उसका शिकार बनाया गया है और जिससे कि अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो वहीं स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खटीमा नगर में धारा 163 को लागू कर दिया गया है और इसके तहत आपको बता दें कि पूरे बाजार को बंद कर दिया गया। तो वहीं संवेदनशील इलाकों में भी भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को और भी कड़ा कर दिया गया है। किसी भी अफवाह या अराजकता फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी शीतकालीन यात्रा, पर्यटन सीजन, क्रिसमस, नववर्ष और स्कूलों की छुट्टियों को देखते हुए देहरादून पुलिस ने शहर में धरना प्रदर्शनों, जुलूस और रैलियों पर कड़ा प्रतिबंध लागू कर दिया है। बताते चले कि पुलिस के अनुसार इन दिनों देहरादून में बड़ी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है और जिससे कि यातायात व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव भी पड़ेगा। आमजन को असुविधा से बचाने के लिए और साथ ही साथ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है, जहां पुलिस ने घंटाघर, गांधी पार्क, परेड ग्राउंड और आसपास के क्षेत्र, कनक चौक, एस्ले हॉल चौक और दर्शन लाल चौक के साथ साथ तमाम जगहों पर प्रतिबंधित क्षेत्रों को घोषित किया और जहां इन इलाकों में धरना प्रदर्शन, जुलूस, शोभा यात्रा, रैली, नारेबाजी और बिना अनुमति के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी। तो वहीं दून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के किसी भी आयोजन पर
कोई भी मुकदमा जो है वो उसके तहत दर्ज किया जाएगा और जहां सख्त कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जाएगी। तो वहीं पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी सार्वजनिक गतिविधि से पहले अनुमति लेना अनिवार्य है, अन्यथा कार्रवाई तय है। कि राजधानी में देखा गया कि जो है काफ़ी सारे जुलूस धरना प्रदर्शन प्राय होते रहते हैं और इधर भी देखा गया कि काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जुलूस धरना प्रदर्शन करते हैं, बट उनके द्वारा विधिवत जो है पुलिस प्रशासन से जो है अनुमति नहीं ली जाती, जिससे आमजन को भी दिक्कत होती है और साथ ही साथ ट्रैफिक की समस्या भी रहती है। जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा 163 BNSS के तहत जो एक आदेश जारी किया है, जिसमें कुछ जगहों को हमने प्रतिबंधित किया है और खासकर जिस तरह शीतकालीन यात्रा शुरू होने वाली है, अभी क्रिसमस और न्यू ईयर पर भी काफ़ी सारे हमारे जो है यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको भी काफ़ी सारी असुविधा झेलनी पड़ती है। तो इसको देखते हुए कुछ स्थानों को इसमें चिन्हित करके प्रतिबंधित किया गया। सिर्फ उन जुलूस की जो अनुमति विधि सम्मत लेते हैं अनुमति और जिनके रूट्स को निर्धारित किया जाता है, तो उनको ही अनुमति प्रदान की जाएगी और जो इसका उल्लंघन करेगा उसमें जो है 223 हमारी BNS की सेक्शन है, जिसके तहत जो आयोजक होंगे या जो उसके लीडर्स होंगे उनके विरुद्ध इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए सभी को निर्देश जारी किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री के राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भैरव घाटी हर्षिल क्षेत्र में तनाव गहराता जा रहा है। जी आपको बता दें कि प्रस्तावित सड़क विस्तार के तहत हजारों हिमालयी देवदार के पेड़ों के कटान की आशंका ने स्थानीय लोगों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों को एकजुट कर दिया है। तो वहीं इसके विरोध में देवदार बचाओ अभियान को शुरू किया गया, जो कि धीरे धीरे अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। अभियान के तहत लोग देवदार के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बचाने का संकल्प भी जता रहे हैं और जिसे सांस्कृतिक चेतना और प्राकृतिक संरक्षण के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। तो वहीं जानकारी देते चले कि हर्षिल घाटी और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्र सदियों से घने देवदार वनों के लिए जाने जाते हैं और जिन पर यहाँ की जलवायु, जल स्रोत और जैव की विविधता पर पूरे तरीके से निर्भर है। तो वहीं पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का कहना है कि वे सड़क विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन विकास कार्य प्राकृतिक के संतुलन को बनाए रखने के लिए होना चाहिए। उनका यह भी मानना है कि अंधाधुंध कटान से न केवल पर्यावरण को नुकसान होगा, बल्कि भविष्य में क्षेत्र को भी गंभीर पारस्परिक और पारिस्थितिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, गंगोत्री हाईवे में जो भी काम हो रहा है वो नियमों के तहत काम हो रहा है। NGT और जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की हाई पावर कमेटी है उसकी स्वीकृति के उपरांत ही हो रहा है और सरकार का प्रयास है कि पर्यावरण और विकास दोनों को का संतुलन बनाते हुए काम होगा और हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति बने कि जिससे कि लोगों को दिक्कत हो। लेकिन चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है और हमारा गंगोत्री जैसा धाम वहाँ पर स्थापित है। अब खबर रुड़की से है, जहां घोसीपुरा गांव में स्वराज सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि देश की जनता को भी इस आंदोलन में शामिल होना होगा। यह बयान उन्होंने नारसन के ब्लॉक के गांव घोसीपुर में एक आयोजित कार्यक्रम में दिया, जो कि हकाम अली के द्वारा आयोजित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिसमें पिरपुरा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि और स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जहां रमेश जोशी ने इस अवसर पर उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारियों, विधायकों और सांसदों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की बिगड़ती स्थिति के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने हक के लिए इन लोगों से लड़ना होगा ताकि देश में सही बदलाव लाया जा सके। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।